गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सागरीय जल के कार्य तथा उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वारीय तरंगे, सुनामी ये उसके उदाहरण हैं। यद्यपि सागर तटीय दृश्यावली के सृजन में सागरीय लहरों का सर्वाधिक महत्व होता है, परंतु सभी कारकों का सामान्य परिचय आवश्यक है। सागरीय लहरें सागर तटीय भाग पर अपरदनात्मक कार्यों में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती है। सागर या झीलों में लहरों का आविर्भाव कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहरों का सृजन करती है। इतना ही नहीं, पवन द्वारा उत्पन्न लहरों में गति का संचार होता है। लहरें सागरीय जल की सतह के समानांतर नहीं होती, वरन उनका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ होता है तथा कुछ भाग नीचे जाता है। इस तरह लहरों का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग शीर्ष क्रेस्ट कहलाता है तथा सबसे नीचे दबा हुआ भाग गर्त ट्रफ कहलाता है। दो शीर्षों के बीच में या दो गर्तों के बीच में क्षैतिज दूरी लहर की लंबाई कहते हैं। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। लहर की लंबाई, ऊंचाई तथा जल की गहराई, पवन वेग, जल विस्तार आदि तथ्यों पर आधारित है। यद्यपि पवन वेग द्वारा लहरों का आकार निर्धारित होता है, परंतु अधिक गहरे जल में लहरों का आकार सर्वाधिक होता है। 16 मीटर तक की ऊंचाई वाली लहरों का अध्ययन किया गया है। विशेष परिस्थितियों में इनसे ऊंची भी लहरें हो सकती है। सागरीय जल के विस्तार के द्वारा भी लहरों का आकार निश्चित होता है। जिस जल स्तर पर होकर लहरें अग्रसर होती है उसे फेज कहते हैं। अधिक विस्तृत फेज पर विस्तृत आकार वाली लहरों का आविर्भाव होता है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के अनुसार यदि 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत फेज पर पवन का प्रवाह 105 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 50 घंटे तक है तो 20 मीटर ऊंची लहरों का सृजन होता है। लहरें कई प्रकार की हो सकती है। दोलन या दोलायमान लहरें, वेव ऑफ ऑसिलेशन। इन लहरों का सृजन अधिक गहरे जल वाले क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार की लहरों में जल की प्रत्येक बूंद वृत्ताकार रूप में गतिशील होती है। इस लहर में जल की गति लहर सुरंग पर आगे की ओर, अग्रभाग में ऊपर की ओर, लहर गर्त के पीछे की ओर तथा पृष्ठभाग में नीचे की ओर होती है। सैद्धांतिक रूप से दोलन लहरें स्थिर होती है, परंतु वास्तव में इनमें भी आगे की ओर कुछ गति आवश्यक होती है। पवन वेग के साथ पवन दिशा में भी लहरें निश्चय ही आगे की ओर बढ़ती है। स्थानांतरणीय लहरें, इसे एक सरंगी तरंग भी कहा जाता है। यह दोलन तरंग से कई मानों में भिन्न होती है। इस तरंग में जल गति तरंग संचरण दिशा में होती है। इन तरंगों के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागर तली तक समस्त जल एक ही दिशा में गतिशील होता है। इस कारण इन स्थानांतरणीय तरंगें दोलन तरंगों की अपरदनात्मक कार्य में अधिक महत्वपूर्ण होती है। सागरीय तरंगें प्राय सागरीय तट की ओर अग्रसर होती है। जैसे जैसे तट के निकट जाती है, जल की गहराई कम होती जाती है। इस कारण निचले जल में तरंग का निचला भाग तली से रगड़ खाकर आगे चलता है, परंतु इस अग्रिम गति में रगड़ के कारण रुकावट होती है और कई प्रकार लहरों की ऊंचाई अधिक और लंबाई कम होने लगती है। तरंग सुरंग की ऊंचाई अधिक हो जाने से लहर टूटकर आगे की ओर गिरती है तथा इस टूटी हुई जल को तरंग को सर्क ब्रेकर या श्वास कहते हैं। तट से टकराकर जल पीछे की ओर लौटता है, परंतु यह जल तट की ओर पीछे लौटता है। इस तरंग को अर्ध प्रवाह कहते हैं। तरंगों के धाराएं भी तटीय दृश्यावली सृजन में सहायता करती है। तरंगों की अपेक्षित धाराओं में आगे की ओर अधिक गति से सुनिश्चित करती हैं। सागरीय धाराओं के केवल उन्हीं प्रकारों से तात्पर्य जिनका तटीय दृश्यावली सृजन में सर्वाधिक संबंध होता है। इनमें महत्वपूर्ण वेलांचली धारा और तरंगिका।